बॉन्ड मेयर के अनुसार प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा बॉन्ड मेयर ने प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा का मान दिया था u r इक्वल टू e टू द पावर माइनस v अपॉन रो e टू द पावर माइनस v e टू द पावर माइनस r अपॉन रो। ठीक है, प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा का मान एक्सपोनेंशियली डिके होता है। ठीक है, तो यहाँ से कूलाम ऊर्जा का मान कितना आया था? कूलाम ऊर्जा का मान कितना था? माइनस अल्फा एन के ई स्क्वायर अपॉन आर था। ठीक है, ये तो कूलाम ऊर्जा थी और ये प्रतिकर्षी ऊर्जा। तो क्रिस्टल की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कि कुल स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू कितना होगा? कूलाम ऊर्जा प्लस प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा। तो U इक्वल्स टू आएगा यहाँ से माइनस अल्फा एन के ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस बी एन ई टू द पावर माइनस आर अपॉन। जब यहाँ पर भी आपने एन लिखा है तो यहाँ पर भी एन लिखना होगा। अब देखो यहाँ पर ये आ गई कुल क्रिस्टल की कुल स्थितिज ऊर्जा। अब हमें निकालनी है साम्यावस्था पर क्रिस्टल की न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो स्थायित्व प्रतिबंध क्या होता है? स्थायित्व प्रतिबंध पहले एक बार पूरा सुन लो, फिर बाद में लिखूंगा। तो क्रिस्टल के स्थायित्व के लिए आवश्यक है, स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि साम्यावस्था पर, साम्यावस्था यानी कि R इक्वल्स टू A पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। साम्यावस्था पर क्रिस्टल की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। इसका मतलब क्या है कि du by dr at R इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा का मान साम्यावस्था पर यानी कि R इक्वल्स टू A पर न्यूनतम होना चाहिए और न्यूनतम होने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से dy dr, अब u का मान इस समीकरण से रखना है। समीकरण 1 से u का मान रखने पर यहाँ पर आएगा माइनस अल्फा एन के ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस बी एन ई टू द पावर माइनस आर अपॉन रो इक्वल्स टू कितना होगा? u का मान रखा है बस। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं r के रेस्पेक्ट में, तो 1/r का कितना हो जाएगा? माइनस 1/r स्क्वायर, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो वो हो जाएगा अल्फा एन के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर e टू द पावर माइनस x का कितना होता है? माइनस e टू द पावर माइनस x, तो यहाँ पर प्लस बी एन e टू द पावर माइनस आर अपॉन
लिख लो इसमें बॉर्न व मेयर के अनुसार प्रतिकर्षी स्थितिज ऊर्जा का मान निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, यू आर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर अपॉन रो। रो यहाँ पर नियतांक है, रो एंड बी दोनों नियतांक हैं। लिख लिया क्या? अब देखो यहाँ पर ये माइनस का है, यू आर इक्वल टू, हाँ इसको एन नहीं लिखेंगे, वैसे एन लिखने दोनों में ना लिखे ना, देखो यहाँ पर भी एन है जो कैंसिल ही हो रहा है बाद में, ठीक है। इक्वल में भी जैसे यहाँ पर एन लिखा था स्टार्टिंग में, कभी वो जीरो ही हो सकता है, यहाँ दोनों में लिखो, संख्या को पता है ना, रो की संख्या, यहाँ दोनों में लिखो, यहाँ पे मत लिखो। देखो यहाँ पर b का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस का है, माइनस 1/रो इधर जाएगा तो प्लस का 1/रो हो जाएगा। यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, देखो b का मान कितना आएगा, यहाँ से b का मान अल्फा a b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब देखो e टू द पावर माइनस a अपॉन रो है, वो इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, e टू द पावर a अपॉन रो प्लस का हो जाएगा, और 1/रो उधर जाएगा तो रो का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b का वैल्यू आ रहा है अल्फा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर e टू द पावर a अपॉन रो इनटू रो। अब ये जो b का मान है वो यदि हम इसमें रखते हैं तो u का न्यूनतम मान आ जाएगा, ठीक है। ये है b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, u इज इक्वल टू माइनस अल्फा एन के स्क्वायर अपॉन आर प्लस एन बी एन ई टू द पावर माइनस आर अपॉन रो, और बी का वैल्यू अल्फा एन के स्क्वायर रो अपॉन ए स्क्वायर ई टू द पावर ए अपॉन, तो यहाँ समीकरण 1 में b का मान रखा है ये वाला, ठीक है। अब
समीकरण हटा दूं ना अब देखो e टू द पावर माइनस r अपॉन रो और यहाँ पर आ रहा है e टू द पावर e अपॉन रो। अब इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा माइनस अल्फा n के e स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस अल्फा n के e स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/r और यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है n भी कॉमन आ रहा है तो कितना बचेगा माइनस का 1/a स्क्वायर e टू द पावर a माइनस r अपॉन नहीं आएगा अल्फा n के e स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ पर कितना बचा 1/r माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 1/a स्क्वायर e टू द पावर a माइनस r अपॉन ठीक है क्या हुआ अच्छा अपॉन a स्क्वायर अब ठीक है सही है क्वेश्चन जितने मैंने करवाए हैं ना तुम्हें उतने ही पढ़ जाना उन्हीं में से आ जाएगा। अर्धचालक हेडिंग लिख लो इसमें बैंड ऊर्जा बैंडों के आधार पर ऊर्जा बैंडों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण या पदार्थों का वर्गीकरण भी लिख सकते हैं। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? कुचालक, चालक और अर्धचालक। ठीक है, तो कुचालक कौन से होते हैं पदार्थ जिनमें चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यदि आप इसको बोले संयोजकता बैंड और ये है चालन बैंड। ठीक है, तो संयोजकता बैंड और चालन बैंड के मध्य ये क्या है? ऊर्जा अंतराल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई। ठीक है, तो ये जो है कंडक्शन बैंड का ऊर्जा यहाँ पर EC। ठीक है, और बैलेंस बैंड यानी कि चालन बैंड ऊर्जा EB। तो डेल्टा EC किसके बराबर होगा? EB माइनस EC के बराबर होगा। ठीक है, तो अंतर कैसे दिखेंगे आप? कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जो होता है डेल्टा EC का मान वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊटी का होता है। ठीक है, यानी कि संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजकता से चालन बैंड में नहीं जाते और इनकी चालकता बहुत कम होती है और वो अर्धचालक कहलाते हैं। चालकों में क्या होता है? सॉरी, जो कुचालक कहलाते हैं। अब चालकों की बात करें तो चालकों में चालन बैंड और संयोजकता बैंड परस्पर अतिव्यापित होते हैं। उनके मध्य ऊर्जा अंतराल जो है डेल्टा EC का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर
संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं और उनकी चालकता सर्वाधिक होती है। उसके बाद अर्धचालक जो होते हैं उनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है, मतलब कुछ चालकों से कम और चालकों से ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है सामान्य ताप पर तो चालन बैंड में नहीं जाते, परंतु थोड़ा सा ताप इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन जो है संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जा सकते हैं और उनकी चालकता में वृद्धि होती है। तो 0 ताप पर अर्धचालक एक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं और उच्च तापों पर अर्धचालक चालकों की तरह व्यवहार करते हैं। अब लिख लो इसको, चलो। ऊर्जा बैंडों की संरचना तथा विद्युत चालन की क्षमता के आधार पर ठोसों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठोसों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला लिख लेना इसमें कुचालक। पहला है कुचालक। इन पदार्थों में संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। अतः इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर संयोजकता बैंड से चालन बैंड में संक्रमण नहीं करते। सामान्य ताप पर संयोजकता बैंड से चालन बैंड में संक्रमण नहीं करते। इस प्रकार के पदार्थों की विद्युत चालकता विद्युत चालकता 10 की घात -12 से 10 की घात -12 से 10 की घात -18 mho पर मीटर ये है चालकता। ठीक है, चालकता को सिग्मा से भी प्रदर्शित करते हैं 10 की घात माइनस से 10 की घात -18, यानी कि आपको दिख रहा है बहुत कम होती है। ऋणात्मक का मान है ना ये, तो चालकता जो है बहुत कम होती है तथा प्रतिरोधकता वो पर मीटर की कोटि की होती है। तथा प्रतिरोधकता अत्यधिक 10 की घात 12 से 10 की घात 18 अत्यधिक 10 की घात 12 से 10 की घात 18
जो प्रतिरोधकता होती है वो चालकता का जस्ट इन व्युत्क्रमी तो होती है, तो याद दिया आप इसको लेके प्रतिरोधकता को क्या लिख सकते हैं, 1/सिग्मा लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना होगा 10⁻12 और 10⁻80। अब इसका भी रिवर्स कितना होगा, मोह को क्या लिखते हैं आप, ओम लिख सकते हैं, और पर मीटर को क्या लिखेंगे, इनटू मीटर। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो सकता है, ओम इनटू मीटर प्रतिरोधकता का है और मोह पर मीटर चालकता। ठीक है, तो लिखो प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻18 ओम इनटू मीटर, 18 ओम इनटू मीटर की कोटि की होती है। 10⁻18 ओम इनटू मीटर की कोटि की होती है। अब इसमें नेक्स्ट बिल्कुल अलग लाइन से लिखना, कभी ये भी बोला करो आप, बोलो मैडम, रुक जाओ रुक जाओ। अत्यधिक ताप वृद्धि करने पर, अत्यधिक ताप वृद्धि करने पर, अत्यधिक ताप वृद्धि करने पर कुछ इलेक्ट्रॉनों का, ताप वृद्धि करने पर कुछ इलेक्ट्रॉनों का संयोजकता बैंड से चालन बैंड में भाई ऐसी राइटिंग से तो लिखे ही मत, सही बता रही हूँ मैं। क्या लिख रहा है, खुद को भी समझ नहीं आएगा इसको। भाई पता नहीं कौन नंबर देता है इसको। ऐसे लिखता है कि रफ में लिख रहा है, ऐसे लिखता है। अत्यधिक ताप वृद्धि, अरे अत्यधिक ताप वृद्धि करने पर कुछ इलेक्ट्रॉनों का संयोजी बैंड से चालन बैंड में संक्रमण, संयोजी बैंड से चालन बैंड में, संयोजकता बैंड से चालन बैंड में संक्रमण। संयोजी बैंड और संयोजकता बैंड का मतलब एक ही है। चालन संभव, संक्रमण संभव होता है जिससे, संक्रमण संभव होता है जिससे चालकता में वृद्धि होती है, जिससे चालकता में वृद्धि होती है, अर्थात प्रतिरोधकता में, अर्थात प्रतिरोधकता में कमी होती है। यह कुचालकों की भंजन अवस्था कहलाती है। यह कुचालकों की भंजन अवस्था कहलाती है। इस प्रकार कुचालकों का प्रतिरोधकता ताप गुणांक, कुचालकों का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। देखो प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक का मतलब क्या है, जैसे देखो संयोजी बैंड से, वैसे तो कुचालकों में ये ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा होता है, आसानी से सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा सकते, इसीलिए इनकी चालकता बहुत कम होती है और इनको कुचालक कहते हैं। परंतु यदि ताप का मान बहुत अधिक कर दें तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चालन बैंड में जा सकते हैं और चालकता में वृद्धि होगी और प्रतिरोधकता में कमी होगी। इसका मतलब जब ताप का मान बहुत ज़्यादा किया, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, तो प्रतिरोधकता क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इसीलिए बोला है कि इन कुचालकों के लिए
प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि प्रतिरोधकता का मान कम हो रहा है ताप बढ़ाने पर, इसीलिए इनके लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। अब नेक्स्ट लिखो, एक साथ बना लेना तीनों के। अब लिखो चालक। चालक चालक ठोसों में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड परस्पर अतिव्यापित रहते हैं। जिससे इनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होता है और इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर चालन बैंड में संक्रमित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं। इनकी चालकता का मान 10⁶ से 10⁸ मोह पर मीटर की कोटि का होता है। चालकता का मान 10⁶ से 10⁸ मोह पर मीटर की कोटि का होता है तथा प्रतिरोधकता Rho equals to 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁸ ओम इंटू मीटर की कोटि का होता है। ओम इंटू मीटर की कोटि का होता है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना पैराग्राफ चेंज करके। ताप का मान अत्यधिक करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन जालक के अन्य परमाणुओं से मतलब ठोस जो है उसके जालक के अन्य परमाणुओं से टक्कर करने की आवृत्ति में वृद्धि होती है जिसके कारण चालकता में कमी होती है। तथा प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है।
अर्थात चालकों का प्रतिरोधकता ताप गुणांक, अर्थात चालकों का प्रतिरोधकता ताप गुणांक, अर्थात चालकों का प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक होता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक होता है। लिख लिया? जैसे देखो यहाँ पर जो था सामान्य ताप पर तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा ही नहीं रहे थे, अत्यधिक ताप करने पर एक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, चालकता में वृद्धि हुई और प्रतिरोधकता में कमी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोधकता में कमी हो रही थी। इसका मतलब प्रतिरोधकता तापमान का मान ऋणात्मक होता है। यहाँ पर देखो आप सामान्य ताप भी रखेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकते हैं, और बहुत सारे चालक जो बैंड होता है ना, चालक ठोस जो होते हैं वहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई भी चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही तो उसकी चालन अवस्था है। अब यदि हम बहुत ज़्यादा ताप कर देते हैं, सामान्य ताप पर भी वो चालक है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा ताप कर देंगे तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अन्य परमाणुओं से टक्कर करेंगे और उनकी ऊर्जा में कमी होगी जिससे वो स्थिर हो जाएंगे, और स्थिर हो जाएंगे तो चालकता में कमी होगी और प्रतिरोधकता में वृद्धि। इसका मतलब टेम्परेचर को जब बहुत ज़्यादा रखें तो प्रतिरोधकता जो है वो चालकता में कमी होगी, प्रतिरोधकता में वृद्धि होगी। प्रतिरोधकता में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब इनका प्रतिरोधकता तापमान धनात्मक। अब तीसरा लिखो इसमें, अर्धचालक। अर्धचालक अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं, अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य, जिनमें संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। इनकी चालकता चालक व अचालकों के मध्य की होती है। इनकी चालकता चालक व कुचालकों के मध्य की होती है। इनकी चालकता चालक व कुचालकों के मध्य की होती है। परम शून्य ताप पर सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में स्थित होते हैं। सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में स्थित होते हैं तथा चालन बैंड रिक्त रहता है। चालन बैंड रिक्त रहता है। ताप बढ़ाने पर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में संक्रमित करने लगते हैं। चालन बैंड में संक्रमण करने लगते हैं। इस प्रकार अर्धचालकों के लिए
प्रतिरोधकता ताप गुणांक कैसा होगा? प्रतिरोधकता ताप गुणांक बताओ। धनात्मक होना चाहिए ना? धनात्मक क्यों होगा? यहाँ पर भी टेम्परेचर जब बहुत अधिक कर रहे हैं तब कंडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रतिरोधकता कम होगी। ठीक है, यहाँ पर कंडक्टिविटी जो चालकता है वो कम हो रही थी, प्रतिरोधकता बढ़ रही थी। अब देखो अर्धचालकों में भी जब तक आपका ताप परम शून्य ताप रहेगा सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? संयोजी बैंड में, और चालन बैंड पूरी तरीके से रिक्त होगा। यहाँ पर तो ताप को बढ़ाने पर ही चालकता मिलेगी। चालकता में वृद्धि ताप को बढ़ाने पर ही तो होगी। तो चालक टेम्परेचर बढ़ाने के तो चालकता में वृद्धि होगी और प्रतिरोधकता में कमी होगी। तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक ऋणात्मक होगा। ठीक है, सिर्फ चालकों में प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक है, इन दोनों में तो ऋणात्मक ही रहेगा ना, क्योंकि चाहे कुचालक हो चाहे अर्धचालक हो, दोनों में ताप को बढ़ाने पर ही तो प्रतिरोधकता में कमी होगी और चालकता में वृद्धि होगी। ठीक है ना? प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। अब इसमें आपने ये नहीं लिखा अभी, अर्धचालकों की चालकता, अर्धचालकों की चालकता 10 to the power 1 से 10 to the power 7 मोहो पर मीटर की कोटि की होती है तथा चालकता 10 की घात 1 से 10 की घात 7 मोहो पर मीटर की, और प्रतिरोधकता 10 की घात -1 से 10 की घात लिख लिया? चालक है, इसके बाद चालक और तीसरे नंबर पर यहाँ कोरोना मरीज तो नहीं है। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो आपने थ्योरी लिखी थी ना तीनों की लिखो, क्योंकि अर्धचालक चैप्टर है उसमें आगे सब अर्धचालक जरूरी है। अर्धचालकों में सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए जो ये ऊर्जा अंतराल होता है कंडक्शन प्लेट में और बैलेंस प्लेट में होता है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी थोड़ी का होता है और जर्मेनियम में होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन। देखो दोनों 1.1 लगभग 1 के बराबर ही है और 0.7 भी इसके आसपास है। तो ये इसके एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक।
अब लिखो इसमें अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है शुद्ध या लैज अर्धचालक, दूसरा है अपद्रव्यी अर्धचालक। फर्स्ट शुद्ध या लैज अर्धचालक। ठीक है, और सेकंड है अपद्रव्यी अर्धचालक, मतलब जिसमें बाह्य अशुद्धि मिलाई जाती है तो वो अर्धचालक कहलाते हैं अपद्रव्यी। और शुद्ध मतलब जैसे शुद्ध सिलिकॉन का, शुद्ध जर्मेनियम का, उसमें किसी भी तरीके की कोई अशुद्धि मिलाई हुई नहीं है। तो शुद्ध अर्धचालक जैसे हम सिलिकॉन का बनाएं तो कैसा बनेगा, सिलिकॉन सभी कैसे होंगे, सिलिकॉन के परमाणु होंगे वहां पर। ठीक है, अब सिलिकॉन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सिलिकॉन के 4 होते हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, सबके पास कितने हैं, 4 हैं। तो चारों क्या करेंगे, यहाँ पर सहसंयोजक बंध बना लेंगे। अपने निकटतम सिलिकॉन के साथ इस तरीके से सहसंयोजक बंध बना लेगा, ये कहलाता है शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं है, सभी क्या है, बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ पर 0 केल्विन पर, 0 केल्विन ताप पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसमें है, संयोजी बैंड में है, कोई भी चालन बैंड में नहीं होगा। सभी इलेक्ट्रॉन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये संयोजी बैंड है और इस संयोजी बैंड में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। 0 केल्विन ताप पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन यदि आप इसमें कुछ ऊर्जा दे दें, ताप बढ़ाएं, तो यहाँ से क्या होगा, एक सहसंयोजक बंध टूटेगा और टूटने के बाद में जैसे मान लीजिए कोई भी बंध टूटा जैसे ये वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में जा सकता है। तो यहाँ से इसकी आप ऐसा समझ सकते हैं कि पहले जब आपने ताप को 0 रखा था, T = 0 केल्विन, उस समय पर यहाँ पर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं था, चालन बैंड में पूरी तरीके से खाली था, वहाँ पर कोई भी नहीं था इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो यहाँ से बंध टूटता है और वो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाता है और फिर से क्या होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो उससे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जो अपने शुद्ध या लैज अर्धचालक होते हैं उनमें ताप बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ता है। तो इनकी जो चालकता है वो कम होती है, यानी कि मतलब जब तक हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तब तक चालकता 0 रहेगी। लेकिन अशुद्धि या अपद्रव्यी अर्धचालक में क्या होता है, अपद्रव्यी अर्धचालक, अपद्रव्यी अर्धचालक में क्या होता है, इसमें हम 2 तरीके के होते हैं अपद्रव्यी अर्धचालक, एक N प्रकार के और एक P प्रकार के। तो N प्रकार के अर्धचालक में क्या करते हैं, हम पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं और P प्रकार के में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। तो देखो जब आप पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आपने एक सिलिकॉन की जगह पर यहाँ पर जैसे पंचसंयोजी में फास्फोरस हो सकता है, हाँ फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब हो सकते हैं। तो जैसे इसके बाइबल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन में 5 होते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से ही फ्री अवस्था में होगा, तो यहाँ पर बिना टेम्परेचर बढ़ाए कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी आ जाएगी। इसीलिए अपद्रव्यी अर्धचालकों की चालकता शुद्ध अर्धचालकों के कंपेयर में ज़्यादा होती है, क्योंकि अशुद्धि मिलाने पर वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब यदि आप पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुक्त यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज कैरियर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यदि आप त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, आपने बताया ठीक है, तो बोरोन में बाइबल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इससे बॉन्ड नहीं बनाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, एक
कल लिख लेना। देखो शुद्ध या नैज अर्धचालक। शुद्ध अवस्था में कोई भी अर्धचालक, शुद्ध अवस्था में कोई भी अर्धचालक नैज अर्धचालक होता है। कोई भी अर्धचालक नैज अर्धचालक होता है। जैसे शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन। इनमें 0 केल्विन पर सभी इलेक्ट्रॉन, 0 केल्विन पर सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में, 0 केल्विन पर सभी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में स्थित होते हैं। एवं चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है, परंतु सामान्य ताप पर सहसंयोजक बंध टूटते हैं। सहसंयोजक बंध टूटते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। जिससे संयोजी बैंड में एक होल उत्पन्न होता है। जिससे संयोजी बैंड में एक होल उत्पन्न होता है। इस प्रकार होल एक धनावेशित आवेश वाहक के रूप में, इस प्रकार होल एक धनावेशित आवेश वाहक के रूप में तथा इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक, चार्ज कैरियर मतलब आवेश वाहक के रूप में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नहीं कुछ मतलब होल कैसे आया वो समझ आ गया आपको। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे यहाँ से सहसंयोजी बंध टूटेगा। बंध टूटने के बाद जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाता है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका रिक्त बन जाएगा ना, यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, होल क्रिएट होगा। तो जितनी ज्यादा चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही संयोजी बैंड में होल बनेंगे। तो नैज अर्धचालक में जितने इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही बंध टूटे। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे और भी बंध टूटेंगे। तो जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाएंगे उतने ही संयोजी बैंड में होल बन जाएंगे। तो नैज अर्धचालक जो होता है जिसमें होलों की संख्या, होल आवेश वाहकों की संख्या और इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों की संख्या बराबर होती है। एंड यदि मान लीजिए टोटल इलेक्ट्रॉन आवेश वाहकों की संख्या है और टी जो है होल आवेश वाहकों की संख्या है, तो नैज अर्धचालक में दोनों बराबर होंगे। Ni = Nt हमने मान लिया। यहाँ से Nt आता है Ni²। क्या लिखा था आपने, होल धनावेशित आवेश वाहक के रूप में तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित आवेश वाहक के रूप में तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित आवेश वाहक के रूप में होते हैं।
शुद्ध अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन व होल, शुद्ध अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन व होल समान मात्रा में होते हैं। समान मात्रा में होते हैं यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल n तथा होल घनत्व स्मॉल p है। यदि इलेक्ट्रॉन घनत्व मान लिया n है और होल घनत्व p है, यानी कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और जो संयोजी बैंड है उसमें होलों की संख्या p है, तो शुद्ध या नए अर्धचालक में n इक्वल्स टू p हमने मान लिया ni, तो np इक्वल टू कितना आ जाएगा ni स्क्वायर। लिख लो इसको, हाँ बिल्कुल ऐसे। तब n इक्वल टू p इक्वल टू ni, np इक्वल टू ni स्क्वायर। यह कहलाता है द्रव्य क्रिया नियम, यह द्रव्य क्रिया नियम कहलाता है। np इक्वल टू ni स्क्वायर। यह द्रव्य क्रिया नियम कहलाता है। द्रव्यमान मास एक्शन लॉ होता है, मैं उसको कन्वर्ट कर रही थी, द्रव्यमान क्रिया नियम होगा।